हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एमपीजीके की उड़ान सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारी अगली क्लास है। तो हम मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी को कंप्लीट किया था। आज हम जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कल हमने जो हमारा विंध्याचल पर्वत पढ़ा था उसका हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कल विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो आप देखेंगे ये जो विंध्याचल है, आप देखेंगे इधर राजस्थान, यहाँ पर आपको अरावली देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आपको विंध्याचल स्टार्ट होगा और आपका जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, केमूर श्रेणी। और जो इसका उत्तरी क्षेत्र है, मतलब उत्तरी वाला जो हिस्सा है, उत्तर वाला हिस्सा, वो क्या कहलाता है, भांडेर। ठीक है, तो ये केमूर और भांडेर क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ही भाग है। ठीक है, अगर आता है कि भांडेर किसका भाग है तो ऑप्शन में सतपुड़ा श्रेणी भी दे दे तो आपको क्या लगाना है, विंध्याचल। जो भांडेर है वो किसका भाग है, विंध्याचल का भाग है। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा था। यहाँ पर आप देखेंगे इसका विस्तार, आप देखेंगे ये जो पूरा मालवा वाला क्षेत्र है, जो भोपाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मैं आपको भोपाल की भी जो हिल्स है, भोपाल जो पहाड़ियों के बीच बसा है, वो सब पहाड़ियों के नाम भी अभी डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारा क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। आज हमको क्या पढ़ना है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी वाला हिस्सा है, ठीक है, आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी वाला हिस्सा है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी देखने को मिलेगी। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी को भी हम 3 भाग में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो पूर्वी भाग है, सॉरी पश्चिमी भाग, जो पश्चिमी विस्तार है, आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात, तो गुजरात से लेकर कहाँ तक, बुरहानपुर तक। जो राजपीपला जो है ये सतपुड़ा का क्या है, लिख लेंगे आप, नोट कर लेंगे, सतपुड़ा का पश्चिमी विस्तार। सतपुड़ा का जो पश्चिमी विस्तार है वो क्या कहलाता है, राजपीपला श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो ये जो राजपीपला वाला क्षेत्र है, आप मतलब यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, सतपुड़ा हेडिंग डालेंगे, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, सतपुड़ा, ये हेडिंग डली हुई ना, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। इसको 3 पार्ट में आप लिख देंगे कि कौन कौन से हैं। आप देखेंगे सबसे पूर्वी वाला जो है वो क्या है, मेकल श्रेणी। इधर आप देखेंगे जो बीच वाला पार्ट आप देखेंगे ये कौन सा है, महादेव, महादेव श्रेणी। और आप जो ये पश्चिम वाला हिस्सा देखेंगे ये कौन सा है, राजपीपला। चाहे तो आप डायग्राम में भी लिख लें या फिर आप ऐसे इसको डिवाइड करके फिर इसके नीचे पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि राजपीपला श्रेणी सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो राजपीपला में आपको क्या लिखना है, जो राजपीपला का पश्चिमी सॉरी सतपुड़ा का जो पश्चिमी विस्तार है वही क्या है, राजपीपला श्रेणी है। ठीक है, नोट करते जाएंगे, जो सतपुड़ा का पश्चिमी विस्तार है वही क्या है, हमारी राजपीपला श्रेणी है। आप देखेंगे इसका जो विस्तार देखेंगे आप, गुजरात, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, गुजरात। आप देखेंगे अलीराजपुर और झाबुआ की जो बाउंड्री है वो किससे मिलती है, हमारे गुजरात से मिलती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ गुजरात से लगाकर आपका बुरहानपुर तक, मतलब यहाँ तक का जो भी विस्तार है वो हमारा क्या कहलाता है, राजपीपला श्रेणी कहलाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल है, तो आप देखेंगे आसिरगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बुरहानपुर में देखने को मिलेगी आसिरगढ़ की पहाड़ियां। उसके बाद आप देखेंगे बीजागढ़, उसके बाद देखेंगे अखरानी की पहाड़ियां, उसके बाद चूलगिरी। तो चूलगिरी, इसका विस्तार बना लेंगे, क्योंकि जो चूलगिरी है वो राजपीपला श्रेणी की क्या है, सर्वोच्च चोटी है, और कितने मीटर है, 1215 मीटर। और ये जो चूलगिरी है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बड़वानी जिले में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, चूलगिरी। तो चाहे तो आप यहाँ पर बड़वानी है हमारा, आप यहाँ पर ऐसा बनाकर लिख लेंगे, चूलगिरी। ठीक है, तो बड़वानी में आपको देखने को मिलेगी चूलगिरी, जो क्या है, हमारे राजपीपला श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। कितनी, 1215 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा राजपीपला कंप्लीट हुआ है। अब हम मध्य भाग में आते हैं, तो सतपुड़ा का मध्य भाग। तो महादेव श्रेणी में आप क्या लिखेंगे, महादेव श्रेणी में आपको लिखना है कि सतपुड़ा का मध्य भाग। तो महादेव श्रेणी में आप लिखेंगे सतपुड़ा का मध्य भाग। ठीक है, क्या है ये, सतपुड़ा का मध्य भाग है क्या,
महादेव श्रेणी। तो लिखेंगे सतपुड़ा का मध्य भाग है, आप देखेंगे यहाँ पर मध्य वाले क्षेत्र में होशंगाबाद, हरदा, ये बैतूल, ये वाले क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, महादेव श्रेणी देखने को मिलेगी। तो सतपुड़ा का मध्य भाग है हमारा क्या, महादेव श्रेणी। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो विस्तार है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको खंडवा देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर खंडवा से लगाकर, आप यहाँ खंडवा से लगाकर इसका जो विस्तार है यहाँ पर सिवनी तक जाएगा। ठीक है, तो खंडवा से सिवनी तक क्या देखने को मिलेगा, इसका विस्तार देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो महादेव श्रेणी में क्या क्या पर्वत पहाड़ियां स्थित है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको पचमढ़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है। आपको ये पचमढ़ी कहाँ देखने को मिलेगा, होशंगाबाद में। ठीक है, ये होशंगाबाद में। और सबसे ज्यादा वर्षा भी कहाँ होती है, पचमढ़ी में ही होती है। 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा आपको देखने को मिलेगी पचमढ़ी वाले क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद नंदीगढ़ की पहाड़ियां हैं यहाँ पर। उसके बाद पीलीभीत की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, जो ये पीलीभीत है ये आपको देखने को मिलेगा, बैतूल वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पीलीभीत की पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बैतूल में देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट धूपगढ़। आप देखेंगे यहाँ पर महादेव श्रेणी में आपको यहाँ पर धूपगढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी तो है ही, साथ ही मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है क्या, धूपगढ़। तो आप लिखेंगे ये मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और कितने मीटर है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। लेकिन साथ में ही मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी पर्वत आपको देखने को मिलेंगे उसमें धूपगढ़ जो है वो ही क्या है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। ठीक है, इसके बाद दूसरी यहाँ पर सर्वोच्च चोटी आपको देखने को मिलेगी चौड़ागढ़, जो कितनी है, 1326 मीटर। कितनी है, 1326 मीटर। तो यह वाला मध्य वाला पार्ट हो गया महादेव श्रेणी। ठीक है, हमने पहले पढ़ा राजपीपला, जो पश्चिमी विस्तार है सतपुड़ा का। मध्य भाग जो है वो सतपुड़ा का वो क्या है, महादेव श्रेणी है। उसके बाद ये महादेव में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि धूपगढ़ जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आप मेकल श्रेणी। मेकल जो है आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिख लेना है कि जो सतपुड़ा का ये कौन सा वाला भाग है, पूर्व वाला भाग है। तो आप लिखेंगे सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार। क्या लिखेंगे, सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार। सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार आप क्या लिखेंगे, मेकल श्रेणी। और इसका जो विस्तार है आप देखेंगे यहाँ सिवनी से लगाकर यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ तक, आगे तक क्या है, मेकल श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, यहाँ का सर्वोच्च शिखर जो चोटी है आप देखेंगे अमरकंटक 1126 मीटर, यहाँ पर मेकल श्रेणी की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। यहीं पर आप देखेंगे कि मेकल श्रेणी में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा क्या पढ़ा है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, जिसमें हमने पश्चिमी विस्तार पढ़ा राजपीपला श्रेणी। राजपीपला श्रेणी जो है सतपुड़ा का पश्चिमी विस्तार है, जो गुजरात से लगाकर कहाँ तक फैला हुआ है, बुरहानपुर तक फैला हुआ है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल है, तो आप देखेंगे आसिरगढ़ की पहाड़ियां, बीजागढ़ की, अखरानी की, चूलगिरी। ठीक है, चूलगिरी जो है वो क्या है, पश्चिमी भाग जो राजपीपला है उसका सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद हमने पढ़ी महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी जो है वो सतपुड़ा का क्या है, मध्य वाला भाग है। सतपुड़ा का जो है मध्य वाला भाग है। आप देखेंगे इसका विस्तार कहाँ है, खंडवा से लगाकर सिवनी तक है, पचमढ़ी है यहाँ पर, नंदीगढ़ है, पीलीभीत है और धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। और सेकंड यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, चौड़ागढ़ है, जो 1326 मीटर है। ये मध्य प्रदेश की भी सेकंड जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मेकल श्रेणी। मेकल श्रेणी जो है सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है। ये जो है आप देखेंगे सिवनी से लगाकर छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे यहाँ की सर्वोच्च चोटी आपको क्या देखने को मिलेगी, अमरकंटक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े, मध्य प्रदेश के पर्वत। अब जो कुछ पर्वत है, जैसे भोपाल जो है 5 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, तो उन पर्वतों के पहाड़ियों के नाम भी हम लिख लेते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि ये कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, तो आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम फटाफट से मध्य प्रदेश का जो है भोपाल में जो जो पहाड़ियां है उनके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, आप ये सब लिख लिया है आपने। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि सतपुड़ा के कौन से जो क्षेत्र है, कौन सा भाग है जिसका विस्तार महाराष्ट्र में भी है मध्य प्रदेश के साथ साथ, तो आप देखेंगे, आप मैप वाइज पढ़ेंगे तो आपको कितने अच्छे से याद होगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपको गुजरात की बाउंड्री टच होती है, तो आप देखेंगे जो राजपीपला है, राजपीपला श्रेणी है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, गुजरात और एमपी दोनों में देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे ये मेकल श्रेणी आपको नीचे भी देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र वाले एरिया में भी। तो आप मेकल का देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश प्लस
महाराष्ट्र के, दोनों में आपको देखने को मिलेगी मेकल श्रेणी। और ये सॉरी महादेव श्रेणी, ठीक है, महादेव श्रेणी आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में देखने को मिलेगी। और वहीं हम मेकल की बात करेंगे तो एमपी में तो है ही मेकल, इसके साथ साथ इसका विस्तार कहाँ तक है, छत्तीसगढ़ तक है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं तो हम सब एरिया से इसको याद करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो इसके अलावा और जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, और जो मध्य प्रदेश की पहाड़ियों को हम थोड़ा सा क्रम में लिख लेते हैं। तो भोपाल जो है आप जानते होंगे, भोपाल जो है 5 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो हम जरा भोपाल की जो पहाड़ियां हैं उनके फटाफट से नाम लिख लेंगे। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं भोपाल में? भोपाल में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो आप लिखेंगे भोपाल की पहाड़ियों के नाम, श्यामला हिल्स, नरेला हिल्स, श्यामला हिल्स है, क्या क्या है, श्यामला हिल्स। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अरेरा हिल्स। उसके बाद आप देखेंगे हिल्स, ये पहाड़ियों के नाम है जिस पर भोपाल बसा है, नेओरी, नेओरी हिल्स। उसके बाद आप देखेंगे कटारा हिल्स, कटारा हिल्स और ईदगाह हिल्स। तो ये 5 पहाड़ियां आप देखने को मिलेगी। ठीक है, श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, नेओरी हिल्स, कटारा हिल्स और ईदगाह हिल्स। ठीक है, अब हम जो मध्य प्रदेश की पहाड़ियां हैं उनको हम थोड़ा सा क्रम वाइज लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी आपको क्या देखने को मिलेगी? तो आप लिख ले मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटियां। ठीक है, क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटियां। तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी है? आप जरा फटाफट से लिखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटियां क्रम वाइज लिखेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है कि धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर के लगभग है। ठीक है, कितनी है? 1350 मीटर के लगभग है। उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा में ही है चोरागढ़, जिसकी आप ऊंचाई देखेंगे, इसकी भी ऊंचाई जो है आपको 1326 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, चोरागढ़ है सेकंड, 1326 मीटर। उसके बाद आप देखेंगे चूलगिरी, चूलगिरी 1215 मीटर। उसके बाद आप देखेंगे विंध्याचल में, ये सब सतपुड़ा में ही स्थित है तीनों चोटियां। आप देखेंगे आप सिद्ध बाबा की चोटी, जो आपको कहाँ मिलेगी? विंध्याचल श्रेणी में मिलेगी, सिद्ध बाबा की चोटी। और ये कितने मीटर है? तो आप देखेंगे 1172 मीटर है। उसके बाद आप देखेंगे 5वीं चोटी जिसका नाम है अमरकंटक, और ये आपको कितनी देखने को मिलेगी? 1026 मीटर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें से जो ऊपर की है धूपगढ़, चौड़ागढ़ और चूलगिरी, तो ये जो तीनों चोटियां है आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये जो तीनों चोटियां है आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? सतपुड़ा वाले क्षेत्र में। तो आप देखिए ये तीनों चोटियां आपको देखने को मिलेगी सतपुड़ा मेकल में। और जो ये 2 है ये भी सतपुड़ा में आपको देखने को मिलेगी, अमरकंटक। इसके बाद आप देखेंगे सिद्ध बाबा की चोटी, ये विंध्याचल में देखने को मिलेगी, विंध्याचल पर्वत पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सभी हमको क्या करना है? चोटियां अच्छे से याद कर लेना है। तो लगभग हमारा एमपी के जो पर्वत है, जो सब ऊंची ऊंची चोटियां है, वो हमने सभी क्या कर ली है? पढ़ ली है। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें मध्य प्रदेश की जियोग्राफिकल कंडीशन अच्छे से पता चल गई है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे। हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा?
जो मध्य प्रदेश का निर्माण है वो कैसे हुआ, कैसे मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ 2000, उसके बाद अभी तक जितने भी जिले बने वो पूरी स्थिति पड़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है, मध्य प्रदेश को तीन, जो मोटे मोटे तौर से हम देखें तो तीन भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश के पर्वत श्रेणियां पढ़ी कि मध्य प्रदेश के पर्वत कौन कौन से हैं और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चोटियां हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की नदियां। ठीक है, तो हमको मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा मध्य प्रदेश की नदियां जो है वो थोड़ा सा आपको भी बता दूंगी क्लास में कि किस तरीके से हमको पढ़ना है और अफवाह तंत्र कौन कौन से हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो आप हेडिंग डालेंगे, थोड़ा सा परिचय में करवा देती हूँ आपको नदियों का। हमको नदियां पढ़ते समय ये सब ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की जो नदियां है, कौन सी नदी कौन से पर्वत से निकली है, विंध्याचल वाले क्षेत्र से कौन सी नदियों का उद्गम हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, मेकल वाला क्षेत्र है, वहां से कौन सी नदियों का उद्गम हुआ है। ठीक है, महादेव पर्वत से कौन सी नदियों का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो नदियां हैं वो हमको विस्तार से पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश की नदियां। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटी बड़ी लगभग 200 से भी ज्यादा नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, 200 से भी ज्यादा नदियां प्रवाहित होती है, ऐसा किसी राज्य में इतनी नदियां नहीं प्रवाहित होती, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे उत्तर की ओर, ठीक है, आपको पूर्व की सॉरी पश्चिम की तरफ जो है नर्मदा और ताप्ती नदी और माही नदी, तीन नदियां ऐसी है जो आपको पश्चिम की तरफ बहती हुई दिखेगी। उसके बाद सबसे ज्यादा नदियां जो है वो आपको उत्तर की तरफ बहती हुई दिखेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जब मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे, आप मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से देखेंगे, भौतिक रूप से, तो जो मध्य प्रदेश का जो ढलान है वो आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर की तरफ है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो ढलान है आपको उत्तर की तरफ देखने को मिलेगा। तो विंध्याचल पर्वत से जितनी भी नदियों का उद्गम होगा वो सभी कहाँ पर प्रवाहित होगी, कहाँ पर बहेगी, उत्तर की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी जो मेकल वाले रीजन से निकलती है, तो वो देखेंगे कि आप कहाँ पर प्रवाहित होगी, पश्चिम वाले। ये दोनों नदियां ऐसी है जो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होगी। ठीक है, मतलब जो है गहरे महाखंडों के बीच प्रवाहित होगी। ठीक है, मैं आपको रिफ्ट वैली बताऊंगी कि कैसे वो इसमें प्रवाहित होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि दक्षिण में आपको बहुत कम नदियां देखने को मिलेगी, वेनगंगा, वर्धा, यहाँ की जो प्रमुख नदियां है वो आपको महाराष्ट्र में जाती हुई दिखाई देगी मध्य प्रदेश से। ठीक है, जो आप पूर्व वाला क्षेत्र है वहां पर आपको एक दो नदियां देखने को मिलेगी, जैसे सोन नदी आपको पूर्व की ओर प्रवाहित होगी और बिहार में जाकर आपको कहाँ, गंगा नदी में मिल जाएगी। उसके बाद टोंस नदी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पूरी नदियों को ऐसे ही मेफाइज पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ठीक है, तो हमको हेडिंग डालना है मध्य प्रदेश की नदियां। क्या हेडिंग डालना है, मध्य प्रदेश की नदियां। तो आप हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश की नदियां। ठीक है, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की नदियों का जो नदी तंत्र है वो मध्य प्रदेश में कितने, 5 नदी तंत्र आपको देखने को मिलेंगे। कितने नदी तंत्र देखने को मिलेंगे, 5 नदी तंत्र देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको कौन सा नदी तंत्र देखने को मिलेगा, गंगा, गंगा नदी अपवाह तंत्र। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको यमुना नदी का अपवाह तंत्र, सॉरी नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र देखने को मिलेगा, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। उसके बाद आप देखेंगे ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। उसके बाद आप देखेंगे माही नदी अपवाह तंत्र, और अगला है आपका गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। फटाफट से मैप बना लें एमपी का। मैप बनाया हमने एमपी का, इसमें हम अपवाह तंत्र थोड़ा देख लेते हैं कहाँ से कौन सा अपवाह तंत्र है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र की। तो आप देखेंगे गंगा नदी का
जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बिहार में होते हुए प्रवाहित वो कहाँ जाती है, हमारे जो है बंगाल की खाड़ी वहां पर मिल जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि गंगा नदी आपको ऊपर से आती हुई दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप देखेंगे कि यमुना नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, वो गंगा नदी में मिलेगी। अब आप देखेंगे कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं अब मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। कैसे, जैसे देखिए आप देखेंगे यहाँ इंदौर के जाना पावर से निकलेगी चंबल नदी, ये जाकर मिली यमुना नदी में, यमुना नदी मिली गंगा नदी में, हो गया गंगा नदी अफवाह तंत्र का हिस्सा। उसके बाद आप देखेंगे काली सिंधु नदी मिलेगी, उसके बाद देखेंगे पार्वती नदी मिलेगी, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सिंधु नदी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर केन नदी मिलेगी। फिर उसके बाद देखेंगे आप इधर टोंस नदी मिलेगी आपको गंगा नदी में, इधर आपको सोन नदी मिलेगी गंगा नदी में। ये ऊपर वाला जो है उत्तरी वाला भाग वो क्या हो गया, गंगा नदी अफवाह तंत्र। अब देखिए आप नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, तो इस तरीके से यहाँ से निकल रही नर्मदा नदी। आप देखेंगे नर्मदा नदी अफवाह तंत्र में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तवा नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दाई और बाई ओर से बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपका नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ताप्ती नदी, तो ये ताप्ती नदी अफवाह तंत्र है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी बैतूल में, ये सॉरी धार वाले क्षेत्र में कौन सी नदी, माही नदी, माही नदी अफवाह तंत्र। और एक हमारा बचा गोदावरी नदी। तो आप देखेंगे गोदावरी नदी के यहाँ नीचे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में गोदावरी नदी बहती है, लेकिन जो मध्य प्रदेश है आप देखेंगे वेनगंगा और वर्धा नदी जो है वो जाकर किससे मिल जाती है, गोदावरी नदी से मिल जाती है। इसलिए पांचवा तंत्र हमारा कौन सा हो गया, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। तो हम क्या करेंगे, कल से हम एक एक गंगा नदी अफवाह तंत्र उसके अंतर्गत जो भी हमारी चंबल नदी है, काली सिंधु नदी है, पार्वती नदी है, इन सब नदियों को, केन नदी है, ठीक है, इन सब नदियों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम नर्मदा नदी तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, उसके बाद जो भी छोटी नदियां है वेनगंगा नदी, वर्धा नदी कहाँ से उद्गम होता है, इनकी लंबाई कितनी है, कहाँ पर जाकर मिलती है। ठीक है, पूरी चीजें हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल से हम हमारा चंबल नदी है वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप प्लीज क्लास को लाइक करें और अच्छे से आपको एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ते जाना है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।